नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का जो फ्रेंड्स 60 नोट्स है उसको दो पार्ट में कर रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है। एक्चुअली चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए जो है एक पार्ट में संभव नहीं हो पाया इसे कवर करना। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होते हैं, फिनटेक का रोल क्या रहा है, पेमेंट इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे, कौन कौन से पेमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं, अदर पेमेंट सिस्टम कौन से अवेलेबल हैं, और एनपीसीआई और एनपीसीआई के प्रोडक्ट वगैरह की बातें हमें यहाँ पर करनी है। तो दो पार्ट में मुझे इसे 60 नोट में कवर करना पड़ा फ्रेंड, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा चैप्टर 21 है, दैट्स वाई। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक है ना, कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक, सब देख लिया था। एक बैंक रह जाता था डिफरेंशिएटेड बैंक। 6 तरीके के बैंक हमने देखे थे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 6 तरीके, उसमें से एक रह जाता था, उसके बारे में बात करेंगे। अ डिफरेंशिएटेड बैंक इज वन दैट सर्व एन आइडेंटिफाइड डेमोग्राफिक सेगमेंट। तो डिफरेंशिएटेड बैंक जो होता है वो एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक सेगमेंट को सर्व करता है, विशेष वर्ग के लोगों को की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिफरेंशिएटेड बैंक बनाए गए। डिफरेंशिएटेड बैंक में दो बैंक का जिक्र होता है, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो पहले बात करेंगे पेमेंट्स बैंक के बारे में। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टेक फॉरवर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन बाई ऑफरिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड एरियाज, हेल्पिंग माइग्रेंट लेबर फोर्स, लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एट्सेट्रा। तो इनका उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है पेमेंट बैंक का। ऐसे लोगों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करना जिनके पास या तो सर्विसेज नहीं हैं या है तो बहुत कम अवेलेबिलिटी है बैंकिंग सर्विसेज, तो उनकी हेल्प के लिए पेमेंट बैंक बनाया गया था। माइग्रेंट लेबर, जो दूसरे राज्यों में जाकर के लेबर वर्क करते हैं, कम तनख्वाह वाले लोग हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हेल्प करने के लिए इसको बनाया गया था। अगर इसकी हम खासियत की बात करें, क्या क्या खासियत होती है इसमें, दे आर डिफरेंशिएटेड बैंक एंड नॉट यूनिवर्सल बैंक। तो पहली बात, ये यूनिवर्सल बैंक नहीं होते हैं, विशेष प्रकार के काम करने के लिए बनाए गए हैं, सारे काम नहीं कर सकते हैं। दे ऑपरेट ऑन स्मॉलर स्केल, छोटे स्तर पर ये काम करते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए जो है पेमेंट बैंक के लिए? तो फ्रेंड्स ये 100 करोड़ रुपीज़ होती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन प्रोमोटर द्वारा, यानी जो पेमेंट बैंक खोलेगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? तो कम से कम 40% फॉर फर्स्ट 5 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस। जब भी पेमेंट बैंक शुरू होगा तो शुरू के 5 वर्षों तक जितनी भी पेड अप कैपिटल है उसका 40% प्रोमोटर को लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 लाख पर कस्टमर, यानी कस्टमर के अकाउंट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए होल्ड कर सकते हैं। दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट, पेमेंट बैंक कैन नॉट लेंड। ठीक है। तो ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ऑफर करते हैं कस्टमर को, ये लोन नहीं दे सकते हैं, यानी एफडी और आरडी की भी बात इन्होंने नहीं करी है और लोन भी नहीं दे सकते हैं। दे आर परमिटेड टू इशू डेबिट कार्ड्स ऑल्दो क्रेडिट कार्ड्स नॉट अलाउड, है ना। मतलब डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं पेमेंट बैंक, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं अलाउ होता है। इनको परमिटेड है हैंडल करना थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस बेचना और म्यूचुअल फंड, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये अलाउ है। ठीक है। लोन नहीं दे सकते हैं, लेकिन भाई इंश्योरेंस बेचिए, म्यूचुअल फंड बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे टाइप का डिफरेंशिएटेड बैंक है फ्रेंड्स स्मॉल फाइनेंस बैंक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक वाज टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाई प्रोविजन ऑफ सेविंग व्हीकल एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंट्रीज थ्रू हाई टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट ऑपरेशन। स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी काम यही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के यूज पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ऑपरेशन कॉस्ट को कम रखा जाएगा, बैंक को ऑपरेट करने में पैसा कम खर्चा लगे, हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। स्मॉल जो बिजनेसेस हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो स्मॉल मार्जिनल किसान हैं, इन सबको हेल्प करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 100 करोड़ रुपए पहले फिक्स था, बाद में इसको 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, बाद में 200 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ रुपए होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो केवल अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो कन्वर्ट होना चाहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है तो उस केस में फ्रेंड जो है
ये 200 करोड़ की लिमिट नहीं लागू होती, सिर्फ 100 करोड़ से ही काम चल जाएगा। ठीक है, हुआ क्या है मतलब कि कई सारे बैंक हैं जो पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वहीं पर गाइडलाइन है कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है तो कर जाए। उसके लिए 200 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल होना जरूरी नहीं है, 100 करोड़ में भी काम चल जाएगा। बाकी सभी बैंकों के लिए, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ रुपए का क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स की। कोऑपरेटिव बैंक्स, तो फ्रेंड्स कोऑपरेटिव बैंक जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनैक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में बना और वहीं से ही कोऑपरेटिव बैंक का कायदे से उद्भव होता है। बाद में 1912 में एक नया एक्ट लाया गया जिसमें जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की भी बात की गई, यानी कि 1912 में एक एक्ट और लाया गया और उसमें कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक को इस्टेब्लिश करने की भी बात कही गई। दो तरीके के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा होगा ऑब्वियसली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए और दूसरा जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अर्बन क्षेत्र के लिए बनाया गया। ठीक है, दो तरीके के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। पहला है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। रूरल कोऑपरेटिव बैंक रिसीव फॉर रीफाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम द नाबार्ड। इनको जो है रीफाइनेंस की फैसिलिटी कहाँ से मिलती है? नाबार्ड की तरफ से मिलती है। रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो कोऑपरेटिव बैंक दो तरीके के, रूरल और अर्बन। रूरल का काम कौन देखता है? नाबार्ड ही। आरआरबी कौन देखता है? नाबार्ड देखता है। तो नाबार्ड रूरल कोऑपरेटिव बैंकों को देखता है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक दो तरीके के बाद में बांटे गए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए लोन देने वाले और लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन बनाए गए। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है फ्रेंड्स, उसमें 3 टायर फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया गया, 3 टायर या 3 टीयर करे गए। ठीक है, शॉर्ट टर्म में पहला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन ईच स्टेट कैन बी शेड्यूल्ड आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक बट रिक्वायर लाइसेंस। तो सबसे ऊपर के स्तर पर फ्रेंड्स जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए। हर एक राज्य में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं, नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। उसके बाद में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए जो कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बनाए गए। ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं लेकिन इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत है। ये सिर्फ नॉन शेड्यूल्ड होते हैं। नॉन शेड्यूल्ड और शेड्यूल का मतलब समझ में आ रहा होगा, जिनका नाम आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है उनको शेड्यूल कह देते हैं, जिनका नाम नहीं शामिल होगा उनको नॉन शेड्यूल कह देते हैं। और फिर सबसे लास्ट में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पीएसीएस, ये जो है विलेज लेवल पर होते हैं और ये नहीं कवर्ड होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत। इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कवर नहीं किया जाता है। ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं केवल, ओके, बैंक के स्तर का काम इनका नहीं रहता है। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट इज़ प्रोवाइडेड बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक, और इनको जो है अब एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट में रूरल कोऑपरेटिव बैंक दो, मतलब रूरल कोऑपरेटिव और अर्बन कोऑपरेटिव दो तरीके कोऑपरेटिव हो गए। रूरल में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 3 टीयर का स्ट्रक्चर है और लॉन्ग टर्म में क्या स्थिति है? लॉन्ग टर्म में एक बैंक है जिसे लैंड डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है और अब जो है नाम दे दिया गया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए ही बनाए गए हैं। फिर आ जाता है दूसरे टाइप का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यूसीबी कहते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर मोस्टली इंगेज इन रिटेल बैंकिंग। भाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादातर जो है रिटेल बैंकिंग में इंगेज होते हैं। देयर लैंडिंग इज प्राइमरली टू एमएसएमई एंड इंडिविजुअल इन नॉन रूरल लोकेशन। तो ये लोन देते हैं एमएसएमईज को और लोगों को जो नॉन रूरल मतलब अर्बन लोकेशन पे होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक में और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है। कोऑपरेटिव बैंक में और कमर्शियल बैंक में, यानी ऐसे पीएनबी में और बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या डिफरेंस होगा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर डिफरेंस की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक इशू शेयर्स ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी व्हाइल कमर्शियल बैंक इशू शेयर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। तो पहला डिफरेंस यही है कि कोऑपरेटिव बैंकों में जो शेयर होते हैं वो अनलिमिटेड लायबिलिटी के होते हैं और कमर्शियल बैंकों में शेयर जो होते हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी के होते हैं। क्या फ़र्क होता है दोनों में? देखो, लिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब हुआ कि मान लो कि तुम्हारे पास में 10,000 रुपये के शेयर हैं कमर्शियल बैंक के, एक बैंक के 10,000 के शेयर हैं, तो तुम्हें सिर्फ 10,000 रुपये चुका देना है, तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तुम्हारी लिमिटेड लायबिलिटी है। यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी है कोऑपरेटिव बैंक। मान लो तुम्हारे पास कोऑपरेटिव बैंक के 10,000 के केवल शेयर हैं,
लेकिन पूरा का पूरा कोऑपरेटिव बैंक का 500 करोड़ का मामला है, मान लो 500 करोड़ के शेयर टोटल हैं उसके, तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 के शेयर हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी सारी संपत्तियां बेच बाँच करके वो पूरा 500 करोड़ चुकाने की कोशिश की जाएगी, और ये सब के साथ किया जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिट नहीं है, जितना दे सको उतना देना पड़ेगा तुमको, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो। भले ही मैंने 10,000 का शेयर ले रखा है, पर फिर भी मुझे पूरा का पूरा जो है घर द्वार बेच करके भी पैसे देने पड़ेंगे। सिर्फ 10,000 दे करके काम नहीं चलेगा, क्यों? अनलिमिटेड है। यहाँ चल जाएगा, लिमिटेड वाले में 10,000 दे दो, काम खत्म, तुम्हारे पास अरबों की संपत्ति है, बचा के रखो। लेकिन यहाँ अरबों की संपत्ति तुम्हारी बेच करके अपना उधारी चुकाएगा। प्रॉब्लम ये होती है इन किस केस में? जब बैंक दिवालिया हो रहा होगा उस केस में, ठीक है, नॉर्मल केसेस में नहीं। बैंक दिवालिया हो गया उस केस में ये बातें लागू होती हैं। इन अ कोऑपरेटिव बैंक वन शेयर होल्डर हैज ओनली वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ही में सी में होल्ड। मतलब कोऑपरेटिव बैंक में एक शेयर होल्डर के पास में सिर्फ एक वोट होता है, जबकि कमर्शियल बैंक में वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ शेयर ही पोजेस। मतलब कहने का ये हुआ कि सोचो तुम्हारे पास में अगर कोऑपरेटिव बैंकों के 500 शेयर हैं, 500 शेयर हैं तो तुम्हारे 500 वोट हो गए, जबकि यहाँ पर तुम्हारे पास मान लो 500 शेयर हैं, तब भी तुम्हारा सिर्फ एक ही वोट है, क्योंकि तुम एक व्यक्ति हो। इवन तुम्हारे पास 5,000 शेयर हैं, फिर भी तुम्हारा सिर्फ एक वोट है, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन से डिसाइड होता है कितने वोट हैं। यहाँ पर कितने शेयर हैं उससे मुद्दा नहीं होता है। कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। हमारे देश में जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है वो संघवाद है। संघवाद मतलब कि जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार है ना, फिर मिला जुला रूप है, उसी तरीके से यहाँ पर लेयर हैं, है ना। हमने देखा था प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, उसके बाद में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्टेट स्तर पर होते हैं, उसी तरीके से वहाँ मतलब कई सारे लेयर बने हैं। जो कि यहाँ पर लोएस्ट रग में अगर हम देखें, मतलब जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है वो किस में होता है, वो फेडरल स्ट्रक्चर का होता है, जबकि कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव सच फेडरल स्ट्रक्चर। हम बैंकों में ऐसा नहीं है। पीएनबी ऐसा नहीं कि पीएनबी राज्य स्तर पर अलग है, पीएनबी केंद्र स्तर पर या पूरे देश स्तर पर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। पीएनबी इज पीएनबी, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा नहीं है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो होती हैं गाँव स्तर पर होती हैं, सबसे नीचे ये पाई जाती हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं फ्रेंड्स, ओके। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट लेवल पर होते हैं। मतलब यहाँ पर टायर बने हुए हैं, कई सारे स्तर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्रेंड, जो है जितने तरीके के बैंक थे सारे हमने समझ लिए, सीख लिए। अब यहाँ से हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। फिनटेक, टेकफिन, नियो बैंक, तीन चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आल्सो कॉल्ड फिनटेक इज एन इंडस्ट्री कंपोज्ड ऑफ सच कंपनीज दैट यूजेज टेक्नोलॉजी टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसी कंपनियाँ जो टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज हमें ऑफर करती हैं। इन प्रैक्टिस द टर्म फिनटेक इज आल्सो ब्रॉडली यूज टू डिनोट ऑन गोइंग वेव ऑफ न्यू डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। आजकल मतलब जो चला आ रहा है उसमें फिनटेक जो है शब्द यूज किया जाता है। नए ज़माने की जो न्यू डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है उनको फिनटेक ऐसे ही बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल में फ्रेंड्स पेपाल, पॉलिसी बाजार वगैरह जो है हम ले सकते हैं। फिनटेक, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी, फिनांस टेक्नोलॉजी की सहायता से देना, फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी की सहायता से देना फिनटेक कहलाता है, ओके। एग्जाम्पल ऑफ दीज टेक्नोलॉजी इंक्लूड वेब, मोबाइल, क्लाउड सर्विस, मशीन लर्निंग, ब्ला ब्ला, ठीक है। अ फिनटेक फर्म इज वन दैट स्पेशलाइज इन ऑफरिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज टू कंज्यूमर्स आर इनेबल अदर प्रोवाइडर टू ऑफर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फिनटेक फर्म वो होती है जो स्पेशलाइज होती है क्या, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, डीएफएस प्रोवाइड करने में कस्टमर्स को। एग्जांपल में पॉलिसी बाजार हो गई आपकी, पेपाल हो गई, यानी ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमें डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फाइनेंशियल सर्विसेज अगर देती है तो उसे हम कहते हैं फिनटेक, ठीक है। फिर टेकफिन क्या होता है? टेकफिन उल्टा है फ्रेंड्स, ओके। टेकफिन का मतलब हुआ टेक्नोलॉजी की कोई कंपनी थी, उसने फाइनेंस की सर्विसेज देनी शुरू कर दी। जैसे उदाहरण के तौर पर गूगल पे, गूगल एक बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी की, और उसने पे यानी कि यूपीआई की सर्विसेज हमें ऑफ़र की, तो फाइनेंस की सर्विसेज ऑफ़र करनी शुरू की, तो ऐसी कंपनियों को टेकफिन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? टेकफिन। अ बिग टेकफिन, a tech firm, Techfin is a large company whose primary activity is digital service। एक बड़ी जो टेक फर्म होती है
ठीक है, मतलब कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी पहले से जो चली आ रही है, जिसका जो है प्राइमरी एक्टिविटी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना था, लेकिन अब वो क्या करने लगी है, हमको फाइनेंशियल सर्विसेज देने लगी है, तो उसे टेकफिन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बिग टेक इंक्लूड ऑनलाइन सर्च इंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर। मतलब ये सब के सब एग्जाम्पल हैं। गूगल वगैरह हो गया, याहू वगैरह हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, फेसबुक है ना, और इंस्टाग्राम वगैरह, ई कॉमर्स में अमेजॉन वगैरह आ जाएगा, राइड हेलिंग में ओला उबर वगैरह हो जाएंगे। ये सभी के सभी अगर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे फ्रेंड, तो उसे ही हम टेकफिन कह देंगे। जैसे गूगल पे, अमेजॉन, फेसबुक, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, टेकफिन आर टेक्नोलॉजी कंपनी which have been providing software solution that are not primarily finance related but are in the process to launch financial services। मतलब इनका कहने का है कि टेकफिन जो कंपनियां वो होती हैं, वो कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी थी जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करती थी। इनका मुख्य काम फाइनेंस से रिलेटेड नहीं था, लेकिन अब वो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने लगी हैं, तो उन्हें हम टेकफिन सर्विसेज कहते हैं। दे ऑलरेडी हैव एक्सेस टू कस्टमर एंड मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम द रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर। अब इनके पास भाई डेटा बहुत होता है, जैसे गूगल के पास में लगभग सभी लोग जीमेल बनाए बैठे हैं फ्री की ईमेल के लिए, तो डेटा उनके पास बहुत सारा डेटा है, तो उसका ये यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हो गए टेकफिन। तो आई बिलीव फिनटेक और टेकफिन में आपको डाउट नहीं रह गया। फिनटेक फाइनेंस ऑफर किया जा रहा है टेक्नोलॉजी की सहायता से। जैसे आपको पॉलिसी बाजार.com, ये क्या करते हैं, आपको LIC लेनी है, आपको जो है कार इंश्योरेंस करवाना है, बाइक इंश्योरेंस करवाना है, तो वेबसाइट पर गए, वहीं पर ही लॉगिन किया और सारा कुछ फाइनल निपटा दिया। तो ये क्या है, एक भाई इंश्योरेंस प्रोवाइड करना एक फाइनेंशियल सर्विस है, और उसको टेक्नोलॉजी की सहायता से, वेबसाइट की सहायता से दे रहे हैं, तो इसलिए इनको फिनटेक कहा जाएगा। ठीक है, पॉलिसी बाजार इसका एग्जाम्पल हो गया। और टेकफिन हो जाएगा जैसे आपकी गूगल है और गूगल ने पे सर्विसेज ऑफर करी हमको, तो यहाँ पर क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी की कंपनी थी जिसने हमें फाइनेंस का प्रोडक्ट ऑफर किया, तो ये टेकफिन कहला जाता है। ठीक है मैम, तो याद रखिए, बस 2 एग्जाम्पल से काम हो जाएगा। नियो बैंक का मतलब डिजिटल ओनली बैंक, ऐसा बैंक जो सिर्फ जो है डिजिटली चलता है, ब्रांच की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे नियो बैंक कहते हैं। नियो बैंक आर डिजिटल ओनली बैंक आर नॉट रेगुलेटेड बाई RBI, इनको RBI द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। दे हैव टाई अप अरेंजमेंट विद द रेगुलेटेड बैंक टू ऑफर सर्विसेज टू देयर कस्टमर। तो ऐसे में रेगुलेशन कैसे होता है, तो कोई बैंक है मान लीजिए जो है, तो जैसे मान लीजिए SBI है, SBI के साथ टाई अप कर लिया उन्होंने, और SBI की सहायता से ही अपने कस्टमर्स को सर्विसेज ऑफर करने लगे, तो उसे फ्रेंड जो है नियो बैंक कह देंगे। तो दीज एंटिटी प्रोवाइड नीचे प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स सच एज बाई नाउ पे लेटर, BNPL। तो ये अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट ऑफ़र कर देते हैं, जैसे बाई नाउ और पे लेटर का जो है कॉन्सेप्ट है, तो ये लोग ऑफ़र करते हैं नियो बैंक वाले। ठीक है, उसके बाद में अगर डिजिटल लैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि ये नियो बैंक है, डिजिटल बैंक ओनली बैंक है, तो डिजिटली लोन भी देंगे। तो डिजिटल लोन देने की प्रक्रिया में ये दो तरीके के होते हैं। लैंडिंग प्रॉस्पेक्टिव से, डिजिटल लैंडिंग के प्रॉस्पेक्टिव से ये 2 फॉर्म करते हैं। पहला बैलेंस शीट लैंडिंग BSL, और दूसरा होता है फ्रेंड्स मार्केट प्लेस लैंडिंग या प्लेटफॉर्म लैंडिंग। 2 तरीके की लैंडिंग इनके द्वारा करी जाती है। पहली देखते हैं बैलेंस शीट लैंडिंग, मतलब क्या होता है, कैरी द क्रेडिट रिस्क इन दियर बैलेंस शीट एंड प्रोवाइड कैपिटल फॉर सच एसेट एंड एसोसिएटेड क्रेडिट रिस्क जनरेटेड और ऑर्गेनिकली और नॉन ऑर्गेनिकली। मतलब इनका ये है भाई कि इसमें क्या होता है, अगर बैलेंस शीट लैंडिंग हो रही है तो उस केस में बैंक क्या करेगा, जो भी मान लो 10 लाख रुपए का लोन दिया, तो वो 10 लाख का लोन अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा। जो भी क्रेडिट रिस्क है उसको सहने की जिम्मेदारी भी उसी बैंक की होगी जो नियो बैंक है। सारी जिम्मेदारी अपने सर पे लेकर बैठेगा कौन, बैलेंस शीट लेंडिंग करने वाला बैंक। मार्केट प्लेस लेंडिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मार्केट प्लेस लेंडिंग इज लाइक की जो है, जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन क्या करता है भाई, इधर सेलर हैं सामान बेचना चाहते हैं, इधर बायर हैं जो सामान खरीदना चाहते हैं, तो ये बीच में बिचौलिए का काम कर देता है अमेजॉन कि भाई तुम बेचो और ये खरीदें, हम बीच का मीडिएटर का काम कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट प्लेस लेंडिंग में भी यही होता है। इसेंशियली परफॉर्म द रोल ऑफ मैचिंग द नीड्स ऑफ लेंडर एंड बारोअर विदाउट एनी इंटेंशन टू कैरी द लोन इन देयर बैलेंस शीट।
तो यहाँ पर क्या होता है, ये बस कस्टमर की ज़रूरतों को, ठीक है, उधार देने वाले की और उधार लेने वाले की ज़रूरतों को मैच करने का काम करते हैं, और अपनी बैलेंस शीट में लोन को ले भी नहीं जाते हैं। भाई देखो, जैसे पीएनबी लोन देना चाहता है, या मान लेते हैं एलआईसी कंपनी लोन देना वो एलआईसी कंपनी है मान लेते हैं, तो एलआईसी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है और कस्टमर एलआईसी का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, बीच में पॉलिसी बाजार आ गया, तो वो उसको, पॉलिसी बाजार खुद कोई प्रोडक्ट नहीं ऑफर कर रहा है, काम एलआईसी कर रहा है बेचने का, खरीदने का काम कस्टमर कर रहा है, बीच में बिचौलिए का। उसी तरीके का काम यहाँ पर मार्केट प्लेस लैंडिंग में, प्लेटफॉर्म लैंडिंग होता है। ये खुद लोन नहीं देते, ना इनकी बैलेंस शीट में वो मामला जाता है। इनका काम सिर्फ इतना होता है भाई कि तुम लोन लेना चाहते हो और कोई लोन देना चाहता है, हम दोनों की ज़रूरतों को आपस में पूरा करवा दें। बात करते हैं पेमेंट इकोसिस्टम के बारे में। इन इंडिया द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स आर रेगुलेटेड बाय द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, PSS एक्ट भी बोलते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। In terms of section 4 of the Payment and Settlement Act, no person other than Reserve Bank of India can commence or operate a payment system in India unless authorized by RBI। मतलब पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का सेक्शन 4 कहता है कि RBI के अलावा और किसी को अथॉरिटी नहीं दी गई है कि वो पेमेंट सिस्टम को हमारे देश में शुरू कर सकें और ऑपरेट कर सकें। मेजॉरिटी ऑफ इट, मेजरली इट कंसिस्ट ऑफ, अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में। पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम होता है, पेपर बेस्ड सिस्टम में चेक, ड्राफ्ट, नोट्स, कॉइन वगैरह आ जाते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, द कंटिन्यूड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ चेक एडेड प्रेशर टू द एग्जिस्टिंग सेटअप, दस नेसेसिटेड द कास्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव सिस्टम। मतलब इन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ कि पेपर बेस्ड सिस्टम तो था हमारे पास में पेमेंट का, लेकिन क्या हुआ कि चेक की संख्या बढ़ती रही, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत हुआ, इसलिए हमें एक विकल्प ढूंढना पड़ा और उसी के तहत हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम निकल करके आता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्रेडिट, ECS क्रेडिट, टू हैंडल बल्क एंड रिपीटेटिव पेमेंट रिक्वायरमेंट लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज वाज लॉन्च, NECS वाज लॉन्च। मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब मान लो 1 लाख एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, तो सबके खाते में सैलरी डालनी है, तो उसके लिए क्या विकल्प हुआ, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट का मतलब हुआ कि एक खाता डेबिट होगा और मल्टीपल हज़ारों लाखों खाते क्रेडिट होंगे, इसलिए ECS क्रेडिट कहा जाता है। आगे आप देखेंगे ECS डेबिट भी होता है, ECS डेबिट भी होता है, यानी कि एक खाता क्रेडिट होगा बहुत सारे खातों से डेबिट करके। कहाँ पर, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मान लो 1 करोड़ लोगों ने ले रखा है, तो 1 करोड़ खातों से पैसा कटेगा और नेटफ्लिक्स के खाते में जाएगा, दैट्स वेयर द, ठीक है। फिर आता है रीजनल ECS, अब मिनीचर ऑफ NECS। NECS क्या है हमारा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जैसे है वैसे ही रीजनल ECS होता है। कन्फाइंड टू बैंक ब्रांचेज विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ द RBI, ठीक है। तो मतलब कहने का कि जो रीजनल ऑफिस होते हैं RBI, उनके अंतर्गत रीजनल ECS ओपन किए गए। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज डेबिट, ECS डेबिट मैंने बता ही दिया कि ये मतलब मल्टीपल अगर जो है पेमेंट अगर करनी है, मल्टीपल खातों से पैसा डेबिट करना है, तो उसके लिए सिस्टम यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इनेबल्ड an account holder of bank to electronically transfer fund to another account holder with any other participating bank, now discontinued। पहले इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम होता था, जब से नेफ्ट आया हुआ है तब से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT की अगर हम बात करें तो भाई ये नवंबर 2005 में लाया गया था, खाते से खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए लाया गया था। अभी नेफ्ट जो है 24/7 अवेलेबल है, 48 हाफ आवरली बैचेज चलते हैं। 16 दिसंबर 2019 से ये 24/7 अवेलेबल हुआ है, ठीक है। तो बस काम की बात है, हमारा नेफ्ट हमेशा चलता रहता है, बंद नहीं होता, 24/7 चलता है। कब से, 16 दिसंबर 2019 से। कितने बैच चलते हैं सर, 30 मिनट के 48 बैच चलेंगे, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात मिला करके 24 घंटे में हर आधे घंटे पर एक बैच होगा, तो 48 बैच हमारे सामने होते हैं। कोई फ्लोर या सीलिंग लिमिट नहीं होती है, यानी एक सिंगल ट्रांजेक्शन में आप 1 रुपये भी भेज सकते हैं और 1 करोड़ रुपए भी भेज सकते हैं। कोई ऐसी ना तो लोअर लिमिट है ना ही अपर लिमिट है, बल्कि RTGS में है, बल्कि RTGS में ऐसा है कि RTGS में 2 लाख रुपये की लिमिट होती है, 2 लाख रुपये की लिमिट होती है, ठीक है। RTGS की बात करें, RTGS जो
फंड ट्रांसफ़र के लिए होता है। इसमें ये रियल टाइम होता है एंड ऑन ग्रॉस बेसिस होता है। रियल टाइम मतलब तुरंत का तुरंत पैसा ट्रांसफ़र होता है। ग्रॉस बेसिस का मतलब होता है कि 1 to 1 खाते में ट्रांसफ़र होता है, नेटिंग नहीं होती है। 10 खाते का इकट्ठा पैसा मिल करके नहीं भेजा जाता, वो नेफ्ट में होता है। यहाँ ग्रॉस बेसिस पर एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। सेटलमेंट इन रियल का मतलब होता है पेमेंट ट्रांजेक्शन इन नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड, कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है ट्रांजेक्शन सेटल ऑन 1 to 1 बेसिस विदाउट बंचिंग या नेटिंग, किसी और के साथ में जोड़ने से। वंस प्रोसेस्ड पेमेंट आर फाइनल एंड इरिवोकेबल, एक बार जो है प्रोसेस हो गई तो पैसा वापस नहीं लौटता है। ट्रांजेक्शन सेटल रियल टाइम ऑन ग्रॉस बेसिस इन द बुक्स ऑफ आरबीआई हैव ए फ्लोर लिमिट ऑफ 2 लाख। 2 लाख रुपए की लिमिट होती है, कम से कम 2 लाख रुपए अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो तभी जो है आरटीजीएस यूज करिए। आरटीजीएस और नेफ्ट दोनों ही पार्ट होते हैं किसके, सीपीएस के, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के। फिर बात करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL फंक्शंस एज एन इंडस्ट्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स इन मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज। जैसे एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजना है तो नेफ्ट आरटीजीएस यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी जगह पर आपको मनी मार्केट में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करना है तो वहाँ पर सेटलमेंट के लिए CCIL यूज होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूज होता है। कुछ अदर पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें आता है पहला प्रीपेड पेमेंट सिस्टम। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है फ्रेंड, जैसे डेबिट कार्ड होता है उसी तरीके के प्रीपेड कार्ड होते हैं। आपको कार्ड दे दिया जाता है, उसमें कुछ पैसा आप पहले से ही लोड कर लीजिए। जैसे प्रीपेड सिम होती है, आप पहले बैलेंस डालेंगे फिर बात करेंगे, उसी तरीके से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्कुल डेबिट कार्ड जैसे ही होता है। प्रीपेड कार्ड कहते हैं। आपने उसमें 10,000 रुपये डाल दिए तो उसमें 10 ही हज़ार रुपये रहेंगे, आप उसको जहाँ पर चाहें वहाँ पर खर्च कर सकते हैं। जब वो पैसा खत्म हो जाए या फिर आपको लगे तो 10-20 हज़ार और डाल लीजिए, वही है प्रीपेड सिस्टम। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द वैल्यू स्टोर्ड ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसकी सहायता से आप गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। किसके, इसमें जो वैल्यू स्टोर रहेगी उसके सहारे। मान लो 50,000 आपने स्टोर करवा रखा तो 50,000 रुपये की शॉपिंग कर सकते हैं। द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट द पेड बाय द होल्डर्स बाय कैश, डेबिट और बैंक अकाउंट और क्रेडिट का, मतलब जो इसमें आपने मान लो 10,000 रुपये अपने खाते में इसमें डेबिट कार्ड में अपने प्रीपेड कार्ड में डाल रखा है 10,000 रुपये, तो वो आप डाल सकते हैं। या तो नगद जमा कर दीजिए ब्रांच में, वो आप लोड कर दें, या अपने खाते से डेबिट करवा दीजिए, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके आप लोडिंग कर सकते हैं पैसों की, ठीक। फिर आता है MBS मोबाइल बैंकिंग सिस्टम। ओनली बैंक्स व्हिच आर लाइसेंस्ड एंड सुपरवाइज्ड in India and have a physical presence in India are permitted to offer mobile banking after obtaining necessary permission from Reserve Bank of India। तो ऐसे बैंक जिनकी फिजिकल में प्रेजेंस हो और लाइसेंस वगैरह हो वही जो है मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। फिर आ जाता है फ्रेंड्स हमारा ATM पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ATMs में अगर हम देखें, अ ट्रांजेक्शन कैरीड आउट एट एन ATM ऑफ कार्ड इशूइंग बैंक इज कॉल्ड ऑन अस ट्रांजेक्शन, और अ ट्रांजेक्शन एट एनी अदर ATM इज कॉल्ड ऑफ अस ट्रांजेक्शन। क्या कह रहे हैं, अगर कोई ट्रांजेक्शन कार्ड इशूइंग बैंक के ATM पर हुई है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल पे PNB ने आपको डेबिट कार्ड दे रखा है और आप ये डेबिट कार्ड ले जा करके एक PNB की ATM मशीन है उस पर यूज करते हैं। PNB ने डेबिट कार्ड इशू कर रखा है, PNB की ATM मशीन है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को ऑन अस ट्रांजेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है ये ऑन अस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन अस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। अगर आपके पास PNB का डेबिट कार्ड है और ये कार्ड लेकर के आप किसी और बैंक में चले गए, यूवेंटो, SBI, HDFC, केनरा बैंक, कहीं भी चले गए PNB को छोड़ करके, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को फ्रेंड्स जो है ऑफ अस ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफ अस ट्रांजेक्शन। क्लियर हो गई बात। तो ऑन अस ट्रांजेक्शन और ऑफ अस ट्रांजेक्शन याद रखें, ध्यान रखें। अब अगर बात करें कि कितनी ट्रांजेक्शन परमिटेड होती हैं, ट्रांजेक्शन एट बैंक्स ओन ATM, बैंक का खुद का ATM मशीन है, तो उस केस में बैंक शुड ऑफर देयर सेविंग अकाउंट होल्डर्स अ मिनिमम ऑफ 5 फ्री ट्रांजेक्शन, 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन अ मंथ irrespective of location of the ATM. Any number of non-cash withdrawal transactions will be provided free। तो अगर मान लो तुम्हारे पास में ऑन अस ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, यानी कि तुमने PNB का डेबिट कार्ड और PNB का ही ATM मशीन, इफ़ दिस इज़ द केस, दोनों PNB के हैं, तो उस केस में आपको 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगी। चाहे इंडिया के किसी भी कोने में आप ट्रांजेक्शन करें, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ पर कहीं पर भी कर लीजिए इंडिया में,
आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी। और जो आपकी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे एटीएम, मोबाइल नंबर बदलना या फिर जो है मिनी स्टेटमेंट चेक करना, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। एनी नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन्स आर अवेलेबल। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कितनी भी कर सकते हैं, बशर्ते कि पीएनबी का डेबिट कार्ड और पीएनबी का एटीएम हो, तब उस केस में, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास पीएनबी का एटीएम कार्ड तो है, मतलब पीएनबी का डेबिट कार्ड है मेरे पास, लेकिन एटीएम नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा? तो सर उस केस में अगर जो है किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन आप यूज करेंगे, तो 6 मेट्रो लोकेशंस में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो है मिनिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी इन अ मंथ। 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी, और इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ट्रांजेक्शन्स जुड़ी हुई होती हैं। यानी अगर आप मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर लेंगे तो वो भी काउंट कर लिया जाएगा यहाँ पर। तो 6 मेट्रो स्टेशन पर, 6 मेट्रो लोकेशंस पर, 6 कौन से? बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली। अगर इन 6 जगहों पर किसी और बैंक का एटीएम मशीन आपने यूज कर लिया तो सिर्फ आपको 3 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी, और उसमें भी 3 ट्रांजेक्शन जो होंगी उसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों शामिल है 1 महीने के अंदर में। और अगर मान लो 6 मेट्रो लोकेशंस नहीं हैं तो उस केस में एनी अदर लोकेशन, कोई 6 मेट्रो लोकेशन छोड़कर कोई भी और लोकेशन है, तो उस केस में 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स 1 महीने में दी जाएंगी। और यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों ही गिनी जाती हैं, दोनों ही काउंट करी जाती हैं, ठीक है। तो हमारा मान लो अब एक एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास पीएनबी का डेबिट कार्ड है और उसको मैं ले करके चला गया पीएनबी के एटीएम मशीन पर, तो कितनी ट्रांजेक्शन मुझे मिलेंगी? 5 ट्रांजेक्शन मिलेंगी फ्री में, 5 फाइनेंशियल मिलेंगी। फाइनेंशियल मतलब इसमें कैश निकालूँ मैं, 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी। अब चाहे मैं मतलब मेट्रो सिटी में हूँ चाहे नॉर्मल सिटी में हूँ, मुझे 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी। और कितनी भी फ्री ट्रांजेक्शन्स मैं कर सकता हूँ नॉन फाइनेंशियल वाली, एटीएम बैलेंस चेक करना, ये सारी चीज़ें कितनी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो यही डेबिट कार्ड लेकर के मैं एसबीआई की एटीएम मशीन पर चला जाता हूँ, तो ये ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन थी, ये ऑफस हो जाएगी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर 6 मेट्रो लोकेशंस पर हो, 6 मेट्रो सिटीज़ में हो तो 3 मिलेंगी, और अगर इन 6 के अलावा कहीं पर हो तो आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगी। लेकिन ये जो 3 मिलेंगे इसमें फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों शामिल रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल दोनों शामिल रहेगा, ठीक, ये बात हो जाती है, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिए। फिर आता है एक्सेस टू सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम सीपीएस बाई नॉन बैंक्स। नॉन बैंकों के द्वारा, यानी कि जो बैंक नहीं हैं उनके द्वारा सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम को एक्सेस की बात हो रही। सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम इन इंडिया आर आरटीजीएस एंड नेफ्ट सिस्टम, बोथ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक। तो हमारे यहाँ सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में नेफ्ट आरटीजीएस आता है, दोनों की ओनरशिप और ऑपरेशन की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 जुलाई 2021 आरबीआई हैज़ परमिटेड द नॉन बैंक टू बिकम द पार्ट ऑफ पेमेंट इको सिस्टम इन इंडिया। 21 जुलाई 2021 से जो नॉन बैंक हैं, जो बैंक नहीं एनबीएफसी वगैरह हैं, उनको भी पेमेंट इको सिस्टम का पार्ट बनने की आज़ादी दी गई है। क्या गाइडलाइन है? फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप ऑफ सीपीएस सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम बाय नॉन बैंक। तो क्या गाइडलाइन है? नॉन बैंक शैल बी अलॉटेड ए सेपरेट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी कि इनको भी आईएफएससी कोड अलॉट किया जाएगा। बिसाइड दे हैव टू ओपन अ करंट अकाउंट विद द रिजर्व बैंक इन इट्स कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी ई कुबेर एंड मेंटेन अ सेटलमेंट अकाउंट विद द रिजर्व बैंक। तो पहला, इनको आईएफएससी कोड अलॉट किया जाएगा। दूसरा, इनको ई कुबेर में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एक सेटलमेंट अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। दे हैव टू मैंडेटरली टेक द मेंबरशिप ऑफ इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क इन्फीनेट एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज एसएफएमएस टू कम्युनिकेट विथ सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इन्फीनेट की मेंबरशिप लें और एसएफएमएस यानी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को यूज करेंगे सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। रोल ऑफ एनपीसीआई इन पेमेंट इकोसिस्टम। पेमेंट इकोसिस्टम में एनपीसीआई का क्या रोल है? एनपीसीआई हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। तो पहला ये जानिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है, विथ इंटेंशन टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया फॉर फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इनको फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया था। द कंपनी इज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग इनोवेशन इन द रिटेल पेमेंट सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग ग्रेटर एफिशिएंसी इन ऑपरेशन एंड वाइडनिंग द रीच ऑफ पेमेंट सिस्टम। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई
हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना सुधारना चाहते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं गूगल पे वगैरह, फ़ोन पे वगैरह ने रिवोल्यूशनाइज कर रखा है। पेमेंट बहुत आसान हो गई, एक क्यूआर कोड और आपका पेमेंट हो जाता है। ना अकाउंट नंबर, ना नाम, ना एफएससी कोड, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उसी चीज़ पर काम करने के लिए एनपीसीआई को बनाया गया था। एनपीसीआई में क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती हैं, तो पहला रुपए है। रुपए एक जो है हमारे देश में डेवलप किया गया पेमेंट सिस्टम है, और इट सपोर्ट्स द इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड बाय बैंक इन इंडिया एंड देयर बाय सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो ये इसमें रुपए के तहत हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड वगैरह इशू कर सकते हैं, जिससे कि हमारे देश लोकल स्तर पर हमारे एक पेमेंट गेटवे अच्छा खासा डेवलप होकर के ये सामने आता है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है। द डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड IMPS इज वेयर नेफ्ट इज ए सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, RBI द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जबकि IMPS एक मनी ट्रांसफर सर्विस है जो कि NPCI द्वारा मैनेज करी जाती है। तो नेफ्ट और IMPS में डिफरेंस है कि IMPS NPCI देखता है। फिर आता है NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये एक ऑफलाइन वेब बेस्ड सिस्टम है, बल्क पुश और पुल ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। बड़ी मात्रा में डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए NACH को यूज किया जाता है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APBS, it is used for crediting DBT, direct benefit transfer transaction for government agency disbursement। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम जो होता है फ्रेंड्स, इसका वही है, जैसे अगर आपने LPG सिलेंडर देखा तो जो सब्सिडी आएगी वो कहाँ से आएगी, इसी APBS की सहायता से आती है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS, जो अंगूठा लगा करके पैसे निकालते हैं वो AEPS होता है। इंट्रोड्यूस टू एक्सेस दीज फंड एट डोर स्टेप एंड ड्राइव द फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब आपके घर पर लोग आएंगे और आप अंगूठा लगा करके पैसे निकाल सकेंगे, इसकी व्यवस्था। नेशनल फाइनेंशियल स्विच NFS, द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन इंडिया फैसिलिटेटिंग इंटर ऑपरेबल कैश विड्रॉल, कार्ड टू कार्ड फॉर ट्रांसफ़र, ठीक है, इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, ये सारी सर्विसेज। मतलब मैंने कही नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो हमारे देश में ATM काम करते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए NFS यूज होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच को यूज किया जाता है। इसमें कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कार्ड से कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आता है UPI, हम सभी जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, गूगल पे, फ़ोन पे, इंस्टेंट रियल टाइम में पेमेंट सिस्टम होता है। ये अलाउ को यूजर करता है अलाउ कि भाई आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी बैंक अकाउंट के बीच में। सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम होता है ये। भारत बिल पेमेंट सिस्टम बनाया गया। भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो आपको जैसे बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, LIC की पेमेंट करनी है, मोबाइल रिचार्ज करना, इन सभी कामों को अगर आप करना चाहते हैं तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम उसी के लिए डेवलप किया गया है। वन स्टॉप बिल पेमेंट सोल्यूशन फॉर ऑल रिकरिंग पेमेंट विद इन 200+ बिलर्स इन द कैटेगरी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीकॉम, DTH, लोन रीपेमेंट, इंश्योरेंस, इन सब की अगर आपको पेमेंट करनी है तो कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। भारत बिल पेमेंट की सहायता से आप जो है इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे से ही। ये NETC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जो आपका फास्टैग है वो इसी कॉन्सेप्ट की देन है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटी टू कस्टमर टू मेक द पेमेंट्स एट नेशनल, स्टेट एंड सिटी टोल प्लाजाज बाय आइडेंटिफाइंग व्हीकल यूनिकली थ्रू फास्टैग की सहायता से लोगों की गाड़ियों को पहचानता है और उनके पैसे काट लेता है, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट में अगर हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर में भी रिसेंटली, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, बैंकिंग सेक्टर में रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो पहला नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL बनाई गई है। ये 2021-22 के बजट में लाई गई थी। इसका जो है, इसको बैड बैंक भी कहा जाता है, इसका उद्देश्य है बैड बैंक, ठीक है। और इसमें जो है जिन बैंकों के पास 500 करोड़ या उससे ऊपर के बैड लोन हैं, NPA हैं, उनको इस बैंक को NARCL को बेच दिया जाता है, दे दिया जाता है और ये उसकी रिकवरी करते हैं। डिजिटल रूपी लाई गई है। द सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी, CBDC भी कहते हैं, डिजिटल रूपी या CBDC, सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी, RBI डिजिटल रूपी वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2022-23। तो जैसे हम नोट लेकर चलते हैं, रुपया 10 का नोट, 20 का नोट, 500 का नोट, उसी तरीके से डिजिटल रूपी आई हुई है सामने। अभी उतना पॉपुलर हुआ नहीं है कॉन्सेप्ट, पर जब होगा तो ये भी बिल्कुल वो आपका UPI यानी गूगल पे, फ़ोन पे जैसा ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये NABFID हैज़ बीन सेटअप एज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डेवलप लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इट वाज सेटअप एज ए कॉर्पोरेट बॉडी विथ एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़। तो मतलब ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इनका काम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए
फाइनेंस देना, ठीक है। ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया ताकि लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के लिए लोन दे सकें, लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस दे सकें। और इसको जो है सेटअप किया गया था कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पर। इनिशियल कॉर्पस कितनी थी, कैपिटल कितनी थी, 1 लाख करोड़ रुपए के साथ में, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर फ्रेंड्स जो है अपनी बात ख़त्म हो जाती है। मैंने 60 नोट में इसको कवर किया है। आई थिंक 35 मिनट का लेक्चर पिछला रहा होगा या 40 मिनट का, और ये भी लगभग 40 मिनट का ही लेक्चर लगा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा चैप्टर होगा जिसमें 60 नोट में इतना ज़्यादा समय लग रहा है। पूरे चैप्टर का आप अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं यहाँ रिवाइज नहीं करवाता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी अगर मैं रिवाइज कराने बैठूँ तो डबल टाइम लग जाएगा। मैं एक बार आपको बताता हुआ चलता हूँ। आपको कोशिश करनी चाहिए चीज़ों को समझ लेने की। ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो लॉन्ग फॉर्मेट के लेक्चर पूरी तरह से अवेलेबल हैं। हर एक टॉपिक, जैसे मैं यहाँ इतना छोड़ करके निकल गया, ऐसा नहीं है। वहाँ पर पूरी बातें मैंने एक एक चीज़ समझाई हुई कि कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।